आज से हम लोग जुलाई महीना का परितोक्ता दर्पण मैगजीन का राष्ट्रीय परिदृश्य का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में बहुत सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स रहते हैं, उसका हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। पहला बॉक्स में देखिएगा आप इस मैगजीन का, तो होगा कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पहले 25 में से 14 स्थान पर महिलाएं और पहले चारों स्थान पर महिलाओं ने प्राप्त किया है ना। हिंदी माध्यम से 54 अभ्यर्थी का चयन किया गया। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो सिविल सर्विस का परीक्षा होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूपीएससी है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं हम लोग। यूपीएससी इसका स्थापना हुआ था ली कमीशन के सिफारिश पर। इसका सिफारिश पर ली कमीशन के सिफारिश पर हुआ था है ना। सिफारिश कब किया गया था? 1924 में है ना। किसके तहत बना था? तो ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के आधार पर बना था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत इसके तहत स्थापना या गठन 1926 में किया गया था। ठीक है। तो कोई पूछ दे कि यूपीएससी का गठन किस कमीशन का आधार पर हुआ था? ली कमीशन का आधार पर हुआ था। कब? तो 1924 में सिफारिश किया था। किस आधार पर किया था? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के आधार पर इसका गठन किया गया था और सिफारिश किया था, जिसके तहत 1926 में यूपीएससी का गठन कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया है ना। यही परीक्षा कंडक्ट करता है सिविल सर्विस का। इसमें हुआ यूँ है कि जो इशिता किशोर है पहला स्थान प्राप्त किए, इशिता किशोर है ना, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। और पहला 4 स्थान पर, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों पर महिलाएं ही स्थान प्राप्त किए। इसे देखा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण अच्छा खासा स्तर पर दिखाई दे रहा है ना। और ऊपर से आप देखिएगा कि 25 स्थान में से, मतलब कि 1 से लेकर 25 तक देखेंगे तो 14 स्थान पर महिला ही है और 11 स्थान पर पुरुष है। यानी कि महिलाओं में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो उच्च से उच्च और सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है ना। तो बस इसमें यही था। हिंदी मीडियम से कहा जाता था कि रिजल्ट बहुत कम आता है। इस बार हिंदी मीडियम से 54 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया, सिविल सर्विस में फाइनल रिजल्ट आया। तो बस इसमें यही था, कुछ विशेष इसमें नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। कर्नाटक में चुनावों पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी, सिद्धारमैया दूसरी बार सीएम बने। देखिए, कांग्रेस का अभी हाल में कर्नाटक में चुनाव हुआ है ना। कर्नाटक का चुनाव हुआ है 10 मई को 2023 को वोट डाला गया कर्नाटक का विधानसभा के चुनाव के लिए। और उस चुनाव में जो कांग्रेस का पुनः वापसी हुआ, यानी कि 13 मई को जब रिजल्ट निकला तो कांग्रेस 135 सीट जीता है। 135 सीट जीतकर सबसे अधिक सीट लाने वाला पार्टी बना और वही सरकार बनाया और बीजेपी के सरकार को हटा दिया। ठीक है ना। उस समय थे बम्बई उसका मुख्यमंत्री थे बीजेपी का, जो अब सिद्धारमैया बन गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कर्नाटक चुनाव, ठीक है ना। क्या हुआ है कि 10 मई को चुनाव हुआ, वोट डला, 13 मई को रिजल्ट आया, मतदान का गणना किया गया। ठीक है ना, 13 मई को। और कांग्रेस को कितना सीट मिला है? 135 सीट मिला। टोटल सीट कितना है? टोटल सीट अगर देखें विधानसभा में टोटल है 224 और सरकार बनाने के लिए चाहिए, मतलब बहुमत के लिए चाहिए 113। तो कांग्रेस तो इस आधार से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। आज सरकार बनाने का इसका काम हो गया है ना। और अपना मुख्यमंत्री का चयन उसने सिद्धारमैया को किया है। बस इसका इतना ही है।
कुछ ज़्यादा फैक्ट इसमें नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। इलेक्शन वगैरह से एक क्वेश्चन आता है, और ये कर्नाटक का इलेक्शन बड़ा फेमस रहा था, चर्चा का विषय रहा था हमेशा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। देखते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल, कानून मंत्री रहे रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार। किरण रिजिजू विधि और न्याय मंत्री रहे, है ना, तो उनको विधि और न्याय मंत्री का पद से मुक्त कर कर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंप दिया गया। और विधि और न्याय मंत्री वर्तमान में कौन है बताइए? ये है आपका महिवाल बने हैं आपका, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अर्जुन राम मेघवाल सॉरी, अर्जुन राम मेघवाल। तो आपका विधि और न्याय मंत्री, विधि न्याय मंत्री बने कौन? अर्जुन राम मेघवाल, क्लियर। और ये तो खैर बने ही हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू, ठीक है ना, इनको मिल गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद था, किरण रिजिजू बड़ा फेमस रहे थे, हो सकता है कि इससे प्रश्न निकाल दिए, है ना, और इनको हटाकर बना दिया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, MiG-21 दुर्घटना के बाद जांच पूरी होने तक इन विमानों को उड़ानों पर वायुसेना ने रोक लगाई। हुआ यूँ कि MiG-21 प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहा था। बहुत लोग होते हैं नए पायलट जो प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरते हैं, सीखते हैं। उस उड़ान भरने के दौरान कुछ विमान में आपातकालीन गड़बड़ी आ गई। आपातकालीन गड़बड़ी होने के कारण ये जो पायलट था उसको ठीक नहीं कर पाए, और अपना जान को सुरक्षा के लिए अपना जो पैराशूट होता है उसको बांधा और नीचे कूद गया। और वो विमान जाकर राजस्थान का एक हनुमानगढ़ क्षेत्र है, हनुमानगढ़ स्थान है, वहाँ पर जाकर एक घर पर जाके गिरा। घर पर गिरने के कारण क्या हुआ कि 3 महिलाओं का मृत्यु हो गया, कुछ लोग घायल हो गए। इसलिए वायुसेना की तरफ से अभी MiG-21 को उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। MiG-21 को उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यह कहा गया है कि जब तक उस गड़बड़ी का पता नहीं लग जाए तब तक इसका उड़ान रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि MiG-21 का उड़ान अभी तक बंद है। आगे फिर जब गड़बड़ी का पता लग जाएगा तो फिर इसका उड़ान चालू किया जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं, जैसा कि हम लोग अगला बॉक्स की ओर देखते हैं कि भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। भारतीय वायुसेना ने अपने उपलब्धियों को दर्शाने के लिए, उल्लेखित करने के लिए, है ना, चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र का स्थापना किया गया। उस विरासत केंद्र में भारतीय वायुसेना का शौर्य गाथा का उल्लेख किया जाएगा, है ना, उन्होंने युद्ध में जो उपलब्धियां हासिल की उसका उल्लेख किया जाएगा, उनके इतिहास को संरक्षित किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा, और आने वाले पीढ़ियों को उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के उद्देश्य से चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र का स्थापना किया गया है। इसमें क्या होगा कि वायुसेना ने चाइना के साथ जो युद्ध लड़ा था, उस युद्ध में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की उसको बताया जाएगा। पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने जो शौर्य गाथाएं का उल्लेख किया जाएगा वो बताया जाएगा उसमें, है ना। बहुत सारे हथियार का प्रदर्शन किया जाएगा कि कौन सा हथियार का उपयोग किया गया था, लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया जाएगा कि कौन सा युद्ध में कौन सा लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया था। इससे क्या होगा कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वायुसेना और उनके कार्रवाइयों से परिचित होंगे, ठीक है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं था, चंडीगढ़ में उसका स्थापना किया गया है। अगला है
और स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागशीर का समुद्री परीक्षण परिणाम। वागशीर और स्कॉर्पियन, देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी होता क्या है। इसको पहले तो पनडुब्बी जान लीजिए आप। पनडुब्बी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत का निचला पार्ट है, समुंदर है, बंगाल खाड़ी इधर है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर है। सुरक्षा के लिए क्या होता है कि एक तो आपका युद्धपोत चलता है, विध्वंसक युद्धपोत, बड़ा बड़ा युद्धपोत रहेगा, है ना, बड़ा बड़ा युद्धपोत रहेगा, मिसाइल उसाइल लगा रहेगा उसमें। एक होता है पनडुब्बी, होता है पानी के नीचे नीचे चलता है, ये पानी के ऊपर ऊपर चलेगा और ये पानी के नीचे नीचे चलेगा, वो पनडुब्बी का रहेगा। ये पनडुब्बी का नाम क्या है, वागशीर है ना। ये पनडुब्बी को बनाने में एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं स्कॉर्पियन, टेक्नोलॉजी को कहते हैं स्कॉर्पियन, ठीक है ना। तो स्कॉर्पियन क्या है, स्कॉर्पियन एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रौद्योगिकी है। इसका शुरुआत किया था फ्रांस और स्पेन मिलकर, है ना, फ्रांस स्पेन मिलकर किया था स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी का शुरुआत। इसमें होता क्या है कि जो पनडुब्बी होता है ना, पनडुब्बी वो आपका डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलता है, यानी कि डीजल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों चलेगा। ये बड़ा तेजी से चलता है, इसको साइलेंट किलर कहते हैं। बहुत तेजी से चलता है, चुपके से दुश्मन के इलाका में चल जाता है और विध्वंस कर देता है, ठीक है ना। इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत किया है। भारत इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया, स्कॉर्पियन श्रेणी का 6 जहाज का 6 पनडुब्बी का निर्माण किया है। ये जो बन रहा है ये प्रोजेक्ट भारत में, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी का 6 पनडुब्बी बनेगा। स्कॉर्पियन श्रेणी का 6 पनडुब्बी बनेगा, ठीक है ना। स्कॉर्पियन श्रेणी का ये बनाने वाला कौन है, भारत और फ्रांस मिलकर बना रहा है। यहाँ पर ये जो 6 पनडुब्बी बनेगा ना, उसमें भारत रहेगा, भारत के एमडीएल का मतलब मझगांव डॉक लिमिटेड, है ना, और DCNS, ठीक है ना, यानी फ्रांस का, ये है फ्रांस का कंपनी है। दोनों मिलकर स्कॉर्पियन श्रेणी का क्या बना रहा है, पनडुब्बी बना रहा है ना। इसमें अंतिम यानी कि 6 पनडुब्बी बनना था, तो 5 ऑलरेडी बन चुका है। अंतिम कौन था, वागशीर था, वो भी अभी परीक्षण के दौर में उतर चुका है। परीक्षण अगर सफल रहता है तो उसको ये नौसेना को सौंप दिया जाएगा। तो पहला हम लोग जान जाते हैं क्या, कि स्कॉर्पियन श्रेणी में कौन कौन सा पनडुब्बी रहा है, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है ना। तो देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी का श्रेणी का 6 पनडुब्बी बनेगा। उसमें से पहला था कौन, कलवरी, INS कलवरी। दूसरा कौन था, INS खंडेरी। तीसरा था INS करंज। चौथा था INS वेला। पांचवा था INS वागशीर नहीं समझेगा, वागीर। और छठा है जो अंतिम है INS वागशीर, जिसका चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, है ना, वागशीर, इसी का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अंतिम वागशीर है, यानी पहला कौन था, कलवरी था, दूसरा खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और अंतिम वागशीर है। ये स्कॉर्पियन श्रेणी का है। स्कॉर्पियन मतलब समझ चुके हैं, है ना, वो एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस श्रेणी का मतलब समझिए कि सीरीज बन गया है, इतना पनडुब्बी का एक सीरीज बन गया, इसलिए इसका श्रेणी कहा गया स्कॉर्पियन श्रेणी, ठीक है। इसको कहा जाता है क्या, चुपके से मार देने वाला, चुपके से आकर मार देने वाला। अब वागशीर का होता है ना, हिंद महासागर में एक मछली है, उसी का नाम से इस पनडुब्बी का नाम वागशीर रखा गया है। हिंद महासागर में बहुत ही गहराई पर तैरने वाली एक मछली होती है, उसका नाम वागशीर है। वो शिकारी मछली है, वो अचानक इतना तेजी से शिकार करती है कि बहुत मुश्किल होता है उसको समझना, उसको पकड़ना, इसीलिए इसका नाम, पनडुब्बी का नाम वागशीर रखा गया है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग, इतना तो समझ गए, अब हम लोग आगे देखते हैं। नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण।
ये जो मिसाइल है ये ब्रह्मोस है, क्लियर। और नौसेना के युद्ध पोत का नाम है क्या? युद्ध पोत का नाम है आपका मारमुगाओ जिसको कहते हैं युद्ध पोत। युद्ध पोत का नाम है मारमुगाओ युद्ध पोत में फिट कर दिया गया ब्रह्मोस को, समझे। जैसा कि अभी हम बताया कि मान लीजिए भारत का समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है तो पनडुब्बी चलेगा सुरक्षा देने के लिए, समुद्र के नीचे पनडुब्बी अपना चलता रहेगा, ऊपर से किसी को पता नहीं चलेगा कि पेट्रोलिंग कर रहा है ना। ऊपर से क्या है बड़ा युद्ध पोत लगा हुआ रहता है। इसी युद्ध पोत है, उसका नाम है मारमुगाओ, वो समुद्र का ऊपर रहेगा, ठीक है ना। उसी में क्या कर दिया है कि ब्रह्मोस को फिक्स कर दिया गया। इसका परीक्षण करके देखा कि हम लोग ऐसा करते हैं, ब्रह्मोस का उपयोग तो जनरली मिलिट्री ही थल सेना यूज करता है, कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग नौसेना में यूज करके, अगर हो जाएगा तो बड़ा विध्वंसक हो जाएगा। तो ये सफल रहा यह परीक्षण, यानी मारमुगाओ से अब ब्रह्मोस भी चलाया जा सकता है। अब ब्रह्मोस बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी वाला हथियार है, जो एक क्रूज मिसाइल है। अगर अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में अगर रूस के पास ब्रह्मोस रहता यूक्रेन का भी वो धजिया उड़ा दिया रहता, लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। भले ही आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस को तो रसिया और भारत मिलकर बनाया है, लेकिन वो भी टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी रूस के पास नहीं है, नहीं तो वो भी ब्रह्मोस बना लिया होता, लेकिन उसके पास नहीं है। इसलिए ये बहुत खतरनाक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक है, ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक से ये वार करता है ब्रह्मोस। उसको फिट कर दिया किसमें? युद्धपोत में, विध्वंसक युद्धपोत जिसका नाम है मारमुगाओ, उसमें फिट करके और इसको खतरनाक बना दिया गया है। अब इस तरह से आप देखिएगा कि हम लोग का जो समुद्री क्षेत्र है और चौबंद हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।